हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं हमारा इकोनॉमी के क्वेश्चंस का डिस्कशन जो हमें जीएस टेस्ट 2 में देखने को मिले 26 जनवरी 2025 को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वाज डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस एन एक्टिविटी जहां गवर्नमेंट लोन लेंगे, गवर्नमेंट बोरो करेंगे पैसा, किस चीज के लिए? फिस्कल डेफिसिट, अपने बजट में जो डेफिसिट आया है उसको पूरा करने के लिए। तो पॉइंट है कि वो लोन कहां से लिया जाएगा? वो लोन लिया जाएगा आरबीआई से। किस फॉर्म में? या तो हम कहेंगे आरबीआई को भाई सीधा लोन दे दो, जो कि आरबीआई शायद सीधा लोन नहीं देगा, तो फिर आरबीआई को बोला जाएगा कि नए नोट प्रिंट करके हमें दो। तो इसलिए वहां पे हम नए नोट प्रिंट करके आरबीआई से ले सकते हैं, या सिंपली आरबीआई को बोलेंगे कि मार्केट से लोन लेके आओ, ट्रेजरी बिल बेचो, बॉन्ड्स बेचो, जैसे मर्जी लोन लेके आओ। तो जब गवर्नमेंट अपना डेफिसिट, अपना लॉस पूरा करेंगे थ्रू अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज देन द बजट, उसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोल देंगे। और एक किसके थ्रू करवाया जाएगा? आरबीआई के थ्रू करवाया जाएगा। सो द आंसर इज सी हियर। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में आया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए क्लासिफिकेशन पूछा गया कि कैटेगराइज करो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बने हुए हो गए हैं लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बने हुए हो गए हैं लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, तो उसे कहा जाएगा सबस्टैंडर्ड एसेट। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये हमने क्लास में भी पढ़ा था दैट इफ एनी एनपीए इज गोइंग फॉर एनपीए फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। देन डाउटफुल एसेट, अगर आप सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहे फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो आपको डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लॉस एसेट, इट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल अमाउंट ऑफ लिटिल वैल्यू दैट देयर कंटिन्यूस एज अ बैंकेबल एसेट इज नॉट वारंटीड। ये भी ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि लॉस एसेट घोषित करने का पावर किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। ऑप्शन में मुझे करेक्ट ही पूछा है, यस। सो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। ठीक है। और ये जो सवाल है ये मैंने आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड किया था, पीसीएस 2021 में भी पूछा गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चेक ट्रंकेशन सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम चेक्स को फिजिकल फॉर्म में कम यूज करने की बजाय इसे भी हम डिजिटल फॉर्म में यूज कर सके, तो उसके लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है। सो टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ चेक्स, नो, टू डिसकंटिन्यू द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक्स इन द क्लियरिंग प्रोसेस बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रिक इमेज ऑफ द चेक विद एन एसेंशियल एमआईसीआर डेटा। यस, दिस इज ट्रू। आप फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ चेक्स को कम करके इलेक्ट्रॉनिक वे में चेक्स को यूटिलाइज करो, तो ये बिल्कुल ठीक है। द आंसर इज बी है। Then, which are the following considered as liabilities for RBI? हमने बैंक्स की एसेट और लाइबिलिटीज डिस्कस किए थे। अब आरबीआई की भी एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम होंगे, इसमें एक आधी चीज चेंज हो जाएगी। आरबीआई के पास कुछ गोल्ड रिजर्व्स पड़े हैं, क्या ये आरबीआई की लाइबिलिटी है? नो। ठीक है। करेंसी नोट्स हेल्ड विद पब्लिक, बैंक आरबीआई ने कोई नोट छापे और जनता को बांट दिए, क्या ये आरबीआई की लाइबिलिटी है? यस, ये आरबीआई की लाइबिलिटी है बिकॉज दीज करेंसी नोट्स आर फिएट मनी। और अगर ये फिएट मनी नहीं रहते हैं, ठीक है, या इनका लीगल टेंडर स्टेटस सरकार छीन लेती है, तो आरबीआई को उनकी जगह और नए नोट देने होंगे। तो जो भी करेंसी लोगों के पास है वो आरबीआई के कर्जा ही एक तरफ का। आरबीआई कहता है कि भाई कभी भी कोई नोट सरकार ने बंद कर दिया, नोटबंदी कर दी, तो मेरे से वापस पैसे लेने आएंगे लोग। ठीक है। तो यस, सेकंड इज ट्रू। लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, नो, कमर्शियल बैंक को लोन दिए हुए हैं भाई, ये तो हमारी एसेट है, तो 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आरबीआई ने इन्वेस्ट किया, ये भी आरबीआई की एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। सिर्फ 2 ओनली हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर इज डी। क्लियर? तो इस तरीके से आपको कई बार सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना पड़ता है, कई बार एलिमिनेशन मेथड नहीं चलता। देन एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट के लिए क्वेश्चन आया।
वो एक मिनिमम रेट जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए चेक किया जाता है। ठीक है, इट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ ए बैंक बिलो विच इट कैन नॉट नॉर्मली लेंड, दिस इज ट्रू। ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट बन जाएगा जिस पर कोई भी बैंक अब इसके नीचे लोन नहीं देगा, ये वो ब्याज रेट होगा। इट इज डिटरमाइंड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई। नो, एमसीएलआर में हम ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं बैंक्स को। बैंक्स अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स के अकॉर्डिंग, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, टेनर के अकॉर्डिंग या रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग वो ये सारी चीजें चेक करेंगे कि हमें कितना ब्याज रेट लेना है। तो यहां पर आरबीआई का रेगुलेशन नहीं है, ऑटोनॉमी है बैंक्स के पास। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर इज करेक्ट पूछा है तो वन ओनली आंसर आ जाएगा, आंसर इज ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पीयर टू पीयर लैंडिंग के बारे में पॉइंट आया। पीयर टू पीयर लैंडिंग क्या होती है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देना जहां पर आप प्रोवाइड कर रहे हो लोन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और कंपनी टू कंपनी विदाउट एनी इंटरमीडिएशन ऑफ एनी फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट जनरेट कर दी, वहां पे 4-5 लोग रजिस्टर्ड हुए। एक पर्सन ने कहा कि मुझे लोन चाहिए, कितने अमाउंट का चाहिए। दूसरा पर्सन आगे से ऑफर करेगा, ठीक है मैं लोन देने को तैयार हूं, इस ब्याज रेट पे तैयार हूं। तो ये आपस में डील कर लेंगे, कोई बैंक की जरूरत नहीं है, कोई आरबीआई की जरूरत नहीं है, एनबीएफसी की जरूरत नहीं है। पीयर टू पीयर लैंडिंग में इस प्रोसेस को बोलेंगे पीयर टू पीयर लैंडिंग। ठीक है, तो पीयर टू पीयर लैंडिंग इज अ फॉर्म ऑफ क्राउड फंडिंग यूज्ड टू रेज लोन्स विदाउट प्लेजिंग सिक्योरिटी। और जब ऐसे लोन प्रोवाइड किया गया तो आपको कोलेटरल प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी देने की भी जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। द इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड बाय वे ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। इन दोनों के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही हो जाते हैं, करेक्ट पूछा है ऑप्शन में, द आंसर इज सी। ठीक है, ये जरूर ध्यान देना है भाई के क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लीगल टेंडर मनी के बारे में सवाल आया। इट इज अ मीडियम ऑफ पेमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, दिस इज वेरी ट्रू। इट हैज इट्स ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू। ये कोई जरूरी नहीं है कि इनके इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। जैसे हम पेपर करेंसी के बारे में पढ़ते हैं, पेपर करेंसी के लिए जो हमारे पास नोट्स हैं, नोट्स में नोट्स लीगल टेंडर हैं, पर इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है क्योंकि सरकार को कोई लॉस नहीं होता इनको प्रिंट करवाने का, या आरबीआई को कोई लॉस नहीं होता इनको प्रिंट करवाने का। तो ये जरूरी नहीं है कि लीगल टेंडर मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू हो। ये ऑप्शन गलत हो जाता है, सेकंड ऑप्शन। तो जहां जहां सेकंड आ रहा है इसको काट देंगे, ये काट दिया। ऑल लीगल टेंडर्स आर प्रिंटेड बाय आरबीआई, नो। लीगल टेंडर में तो कॉइन्स भी आते हैं और कॉइन्स जो है वो आरबीआई नहीं प्रिंट मिंट कर रहा, और 1 रुपए का नोट भी आरबीआई नहीं प्रिंट कर रहा, वो सरकार कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वन। सो द आंसर इज ए, वन ओनली। एक ही स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ठीक है, हाई पावर्ड मनी के बारे में सवाल आया। हाई पावर्ड मनी या ब्रैकेट में लिख दिया M0 के बारे में सवाल आया। इसमें हम इंटरबैंक डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स ने जो रखे हुए हैं वो क्या हम लेते हैं? नहीं। M0 का फॉर्मूला क्या था? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो इसमें हम कहीं भी कॉल मनी की इंटरबैंक डिपॉजिट्स की बात ही नहीं आई, तो ये गलत हो जाएगा। डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स हेल्ड विद आरबीआई, तो ये बैंकर्स डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट में यही चीजें तो आएंगी, तो ये सही है। करेंसी इन सर्कुलेशन ये भी आ गया सी। ठीक है, तो सारा फॉर्मूला ही दे दिया, आंसर इज बी एंड सी। ठीक है, तो डी मतलब बी एंड सी बोथ आंसर होगा, आंसर इज डी हियर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेगनरेज के बारे में सवाल आया। सेगनरेज क्या होता है? इंटरेस्ट इनकम ऑन रिजर्व्स केप्ट विद आरबीआई फॉर मनी क्रिएशन। ठीक है, आरबीआई ने अपने पास कोई रिजर्व रखे, ये कौन से रिजर्व होंगे? जो बैंक वाले सीआरआर के रूप में जमा करवाएंगे। ट्रू। अब ये जो कैश आरबीआई के पास पड़ा है, अगर कभी आरबीआई इसको जिंदगी में यूज करना क्या सोचे, वो मान लीजिए वो कर लेगा। बट अगर ये सोचिए कि अगर ये आरबीआई के पास कैश ना पड़ा होता, ठीक है, तो आरबीआई को शायद ये अमाउंट कहीं से लोन लेना पड़ता तो उसे ब्याज भरना पड़ता। बट क्योंकि आरबीआई के पास सीआरआर का पैसा पड़ा है तो उसके पास ये ब्याज का पैसा बच गया। ठीक है, ये ब्याज का पैसा बच गया, तो इसी को हम बोलेंगे कि ये सेगनरेज है। इंटरेस्ट इनकम जो हमें रिजर्व से बच गई आरबीआई को मनी क्रिएशन के टाइम पर।
इंटरेस्ट एक्रूइंग फ्रॉम बैंक बैलेंसेस केप्ट विद सेंट्रल बैंक एज इंटरेस्ट फ्री बैलेंस इन ऑर्डर टू मीट द रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये भी सीआरआर का ही है, तो ये भी ट्रू है। और क्या इसको इन्फ्लेशन टैक्स बोलते हैं? यस, इसको हम इन्फ्लेशन टैक्स भी बोलते हैं। तो तीनों ही पॉइंट हमारे पास सही है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? देन वी हैव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में क्वेश्चन आया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं ई कुबेर नाम के पोर्टल पर। यस, ये बिल्कुल ट्रू है। आरबीआई ने एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया था ई कुबेर के नाम से, जहां पे ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स जो है वो सेल परचेज होते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए सेकेंडरी मार्केट फॉर जीसेक्स। ये ई कुबेर ये प्राइमरी मार्केट के रूप में काम करता है, जहां से आरबीआई से डायरेक्ट हम परचेज करते हैं ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग ये सेकेंडरी मार्केट के रूप में काम करता है, मतलब जहां पे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डील करते हैं या इंडिविजुअल टू मार्केट में डील करते हैं, तो ये सेकेंडरी मार्केट के रूप में काम करता है, ये भी ट्रू है। यही दोनों प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पर ट्रेडिंग करवा रहे हैं। तो अगेन करेक्ट पूछा है, आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर? देन इंडिकेटर्स ऑफ मनी सप्लाई यूज्ड बाय आरबीआई। ठीक है, M0, M1, M2, M24 की बात हुई है। M0 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई बाय आरबीआई, ऑल्सो नॉन एज एग्रीगेट मनी सप्लाई। ठीक है, M0 सबसे ज्यादा यूज होने वाला मनी सप्लाई मेजर है और इसको मनी एग्रीगेट मनी सप्लाई बोलते हैं, नहीं गलत। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेजर है वो M3 है, ब्रॉड मनी है। ब्रॉड मनी सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं आरबीआई जब भी वो मनी सप्लाई की बात करेंगे। इंटरबैंक डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं हम M0 से M4 में, ये बिल्कुल सही है। कॉल मनी या इंटरबैंक डिपॉजिट जो है वो हम NM न्यू मेजर्स की कैटेगरी में लेते हैं। NM 0 में, 2 में, 3 में हम, ये 0 काट दीजिएगा, हम न्यू मेजर्स की कैटेगरी में लेते हैं। M1 और M2 को नैरो मनी बोलते हैं, M3 और M4 को ब्रॉड मनी बोलते हैं, ये भी सही है। दोनों को कलेक्टिवली ब्रॉड मनी या नैरो मनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो कितनी स्टेटमेंट सही है? 2 स्टेटमेंट सही है हमारे पास, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर इज बी है। ठीक है, मनी सेक्टर में रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन आया। आरबीआई ने फेज आउट कर लिया सिस्टम ऑफ इश्यू ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल बाय द गवर्नमेंट टू द आरबीआई पोस्ट 1991 एरा। तो क्या आरबीआई अब एडहॉक ट्रेजरी बिल नहीं बेचता है गवर्नमेंट के लिए? ये बिल्कुल सही है। अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था क्लास में, एडहॉक ट्रेजरी बिल क्या थे? एडहॉक ट्रेजरी बिल थे कि वो लोन जो आरबीआई खुद देगा गवर्नमेंट को और वो गवर्नमेंट का जब मर्जी मन किया वापस करेंगे। इसकी जगह पर वेज एंड मीन्स एडवांसेस आए थे, तो 1991 के बाद वो आरबीआई ने बेचने बंद कर दिए, फेज आउट कर दिया उनको। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है फाइनेंस एक्ट 2016 पुट एन एंड टू द आरबीआई एंटरिंग द प्राइमरी मार्केट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नहीं, आरबीआई ट्रेजरी बिल खुद खरीद सकता है। ठीक है, ऐसी कोई मनाही नहीं है आरबीआई को, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये डी आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेक्ट बताना है हमें। मनी मल्टीप्लायर इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक्स कीप एज रिजर्व्स। मनी मल्टीप्लायर में हम वो सारे टोटल डिपॉजिट्स लेते हैं जो कि बैंक ने अपने पास रिजर्व रखे हुए हैं। अगर बैंक रिजर्व रख लेगा अपने पास, इसको तो हम एसएलआर बोलते हैं, तो ये क्या मनी मल्टीप्लायर में आता है? नहीं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि मनी मल्टीप्लायर में तो हम वो पैसा लेंगे जो ए ने बैंक के पास डिपॉजिट किया, बैंक ने आगे लोन दिया, ठीक है, बी पर्सन को लोन दिया, तो वो वाला पैसा रखेंगे मनी मल्टीप्लायर में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक इन बैंक टू करेंसी, डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन बैंक्स टू करेंसी हेल्ड बाय बैंक्स। करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब क्या है? नहीं, ये गलत है। करेंसी डिपॉजिट रेशियो का क्या मतलब है? लोगों ने जितनी भी आरबीआई ने करेंसी मार्केट में भेजी है उसमें से लोगों ने कितना डिपॉजिट करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। देन रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इज सम ऑफ एसएलआर एंड सीआरआर, ये सही। अगर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो की बात करें
कि डिपॉजिट्स में से कितना रिजर्व रखा जा रहा है, रिजर्व आउट ऑफ डिपॉजिट। तो ये सही है, सीआरआर और एसएलआर दोनों तरह के रिजर्व हम डिपॉजिट में से निकालते हैं। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट सही है, हाउ मैनी करेक्ट पूछा है तो एक ही सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, द आंसर इज ए। ठीक है, देन करेंसी सर्कुलेशन के बारे में सवाल आया। इफ न्यू करेंसी इज बीइंग इशूड, आरबीआई गवर्नर हैज अथॉरिटी टू डिसाइड इट्स डिनोमिनेशन। गलत, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई होगा वो ठीक है, बट फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट और आरबीआई इज द फाइनल अथॉरिटी इन अप्रूविंग द डिजाइन, फॉर्म एंड मटेरियल ऑफ बैंक नोट्स। ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर ऑफ आरबीआई फाइनली डिसाइड करेगा क्या डिजाइन, क्या फॉर्म, क्या मटेरियल होगा बैंक नोट्स का, नहीं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई डिक्लेयर द सर्टेन बैंक नोट सीज टू बी लीगल टेंडर, मतलब डिमोनेटाइजेशन। तो क्या डिमोनेटाइजेशन कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट बिना आरबीआई की सुझाव माने, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, द आंसर इज डी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर डिमोनेटाइजेशन करना है या कोई डिनोमिनेशन करना है, चूज करना है कि कितने वैल्यू का नोट हमने निकालना है, या डिजाइन कैसा होगा, फॉर्म कैसा होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन लेंगे, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई गवर्नर लेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीआरआर पर आया। इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ये बिल्कुल सही है, ये इकोनॉमी में लिक्विडिटी को मैनेज करने में और मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाने में हेल्प करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एमपीसी का टूल है ये, तो ये बिल्कुल सही है। सीआरआर का कोई सीलिंग रेट नहीं है, ये ट्रू है। अब इसमें एक बात जान लीजिए, आरबीआई का इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा सीआरआर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इतना कंट्रोल नहीं है सीआरआर को मैनेज करने में। बट हाँ, ये टूल है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वो अलग बात है, बट जो आरबीआई का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो और आरबीआई इसको जितना मर्जी कम या ज्यादा कर सकता है, इसकी कोई सीलिंग लिमिट नहीं है, तो ये भी ट्रू है। इट इंश्योर सेफ्टी टू द पीपल्स डिपॉजिट इन द बैंक्स। ठीक है, ये कुछ हद तक ट्रू है कि बैंक्स ने जो पैसा, पीपल ने जो पैसा बैंक में जमा कराया है, पब्लिक ने जो पैसा बैंक में जमा करवाया है, ठीक है, तो उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास पड़ा है, आरबीआई उसको इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकता है। ये कुछ हद तक स्टेटमेंट ठीक है, नॉट एंटायरली ट्रू, पर क्वेश्चन में क्योंकि अब इसमें प्रॉपर हमें स्टेटमेंट गिवन नहीं था तो हम इसको ट्रू मान के चलेंगे। इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ फंड्स, यस दिस इज ट्रू। अगर सीआरआर रहता है, बैंक्स को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो बैंक्स का खुद का जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो इंक्रीज होगा, बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम होगी। ठीक है, बैंक्स अर्न इंटरेस्ट ऑन सीआरआर, फॉल्स, बैंक्स कोई भी इंटरेस्ट नहीं अर्न करते हैं सीआरआर पर। इट एंश्योर सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक्स, बैंक्स अगर टाइम टू टाइम सीआरआर जमा करते रहेंगे तो वो बैंक्स की सॉल्वेंसी बताएंगे कि हाँ बैंक्स के पास ठीक ठाक अमाउंट में कैश आता है, उसमें से सीआरआर आरबीआई को भी जमा होती है और बैंकिंग स्ट्रक्चर अच्छा चल रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो 5 पॉइंट्स हमारे करेक्ट आ जाते हैं, सो द आंसर इज ओनली 5, एक गलत है। ठीक है, आंसर इज सी है। देन एसएलआर के बारे में क्वेश्चन आया, इट कैन बी मेंटेन इन कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रू। ये तो हमने क्लास में पढ़ा ही था कि एसएलआर जो है वो कैश और गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हर तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। एसएलआर रिजर्व्स आर केप्ट विद द बैंक इटसेल्फ एंड नॉट विद द आरबीआई, ये भी सही है। एसएलआर के रिजर्व्स को बैंक ने अपने पास संभाल कर रखना है, आरबीआई के पास नहीं रखना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 गवर्न्स द मेंटेनेंस ऑफ एसएलआर फॉर ऑल द बैंक्स शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड ऑफ कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव नेचर, ये भी सही है। बट ये याद रखिएगा, एसएलआर जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 की भी शर्तें मानता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की भी शर्तें मानता है, दोनों की शर्तें मानता है। देन एक्सेस सीआरआर बैलेंस इज आल्सो ट्रीटेड एज लिक्विड एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ एसएलआर। अगर बैंक ने सीआरआर का पैसा ज्यादा अपने पास संभाल के आरबीआई को रख दिया तो आरबीआई इसको मानेगा कि ठीक है ये हमारे पास एसएलआर ही आया है। ठीक है, अच्छा एसएलआर के लिए ना एक और पॉइंट जान लीजिए। मान लीजिए एसएलआर आरबीआई ने अपने पास बचा के रखना है, अगर सॉरी बैंक्स की बात आएगी, एसएलआर बैंक्स ने अपने पास बचा के रखना है, पर बैंक्स को लगे यार अपने पास कैश रखने की बजाय ना क्या पता हम ये भी कैश भी आरबीआई को जमा करवा दें सीआरआर के साथ,
तो आरबीआई मान जाएगा कि ठीक है, अगर आप सीआरआर से कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आरबीआई में जमा करवाओगे, जितना तुम्हारा एक दिन का सीआरआर बनता है, तो मुझसे जितना भी अमाउंट ज्यादा जमा कराओगे वो हम ये मानेंगे कि वो एसएलआर का ही है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ओके। देन फ्रॉम 2016 आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मेथोडोलॉजी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बेस रेट बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग, एमसीएलआर लेके आए। ये भी ठीक है। तो मेथोडोलॉजी के बारे में, मेथोडोलॉजी में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स की कहीं बात नहीं आई, कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात आती है, टेनर की बात आती है, इन्फ्लेशन की बात आती है, ये सारी चीजें आती हैं। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सीआरआर एसएलआर, ये कॉस्ट ऑफ फंड्स का पार्ट होगी, तो ये आएगा 2। सारे ऑप्शन में 2 आ रहा है, इस ऑप्शन में 2 नहीं आ रहा, ये काट। ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक्स, ये भी आएगा, बैंक्स की ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। 2-3 कहाँ है, 2-3 इकट्ठा, 2-3 ये काट दो, ठीक है। 1 तो नहीं आएगा, ये भी काट दे। देन रिटर्न या प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आएगा, रिटर्न या प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। बट अगर आपको याद हो कि हमने क्या वर्ड लिया था, हमने वर्ड लिया था रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नॉट इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, काट दो जी, 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। द आंसर इज सी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। बाकी टर्नर प्रीमियम आ जाएगा, ये हमें पता ही है। 5th, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियो बैंक्स के बारे में सवाल आया। नियो बैंक्स क्या होते हैं? ए टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक प्रोवाइडिंग ओनली करंट एंड सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट। नो, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था नियो बैंक्स वो बैंक्स होंगे जो अपनी 100% बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। नियो बैंक्स आर ऑफरिंग ए लिमिटेड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज ऑन ए स्मॉलर स्केल। नहीं, ये तो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं। एन एंटिटी दैट परचेजेस द बैड लोन्स। नहीं, ये बैड बैंक होते हैं। एंटिटी प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज इन ऑनलाइन मोड ओनली। ये ट्रू है। द आंसर इज डी, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सवाल आया कि किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसी किसान के पास है तो वो इसका पैसा कैसे यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। क्या वो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के इसका पैसा इस्तेमाल कर सकता है? पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस मतलब फसल की कटाई होने के बाद जो भी खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग, वहां ये किसान क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स हाउस होल्ड, फार्मर अपने घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद सकता है किसान क्रेडिट कार्ड से, ये भी ट्रू है, ठीक है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ये भी सही है। क्रॉप्स के लिए किसी भी तरह से इनपुट परचेज करने के लिए आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स एंड एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर लाइक डेयरी एनिमल्स, इनलैंड फिशरी। तो किसान क्रेडिट कार्ड से आप सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, अलाइड एक्टिविटीज के लिए भी लोन लेते हैं, तो ये पॉइंट भी ठीक है। प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग लोन, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, तो अगर आपने मार्केटिंग करना है उसके लिए लोन चाहिए, वो भी सही है, क्योंकि वो तो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस में ही आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, अलाइड एक्टिविटीज का नाम आ गया, ये लेंगे, ऑब्वियसली लेंगे। तो सारे के सारे पॉइंट्स पर किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है। विच ऑफ द अबव इज करेक्ट? ऑल 6। आंसर इज डी है, ठीक है। कमर्शियल पेपर के बारे में क्वेश्चन आया। ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि लिए गए हैं लेस देन 1 ईयर के लिए, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है ये। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड नॉट बैक्ड बाय कोलेट्रल, तो इनको प्रोमिसरी नोट के रूप में पेश किया जाता है और ये कोलेट्रल वाले नहीं होते, ये कोलेट्रल वाले नहीं होते, ये तो बात ठीक है, स्टेटमेंट वैसे ही ठीक है। प्रोमिसरी नोट अगर आपको याद होगा हमने क्लास में पढ़ा था कि एक ऐसा नोट, एक ऐसा लेटर जिसमें प्रॉमिस किया जा रहा है दैट आई विल पे दिस मच सम ऑफ मनी विद इंटरेस्ट एंड ऑल, तो ये प्रोमिसरी नोट के रूप में ही आते हैं और इनका कोई कोलेट्रल नहीं होता, ये भी सही है। इट कैन बी इश्यूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। नो, ये तो प्राइवेट कंपनीज वाले, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वाले करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा है, लो जी यही आंसर है, 1 and 2 ओनली, क्लियर। देन ट्रेजरी बिल के बारे में सवाल है। ट्रेजरी बिल इशूड बाय बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, ट्रेजरी बिल जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करते हैं। दे कैन बी परचेज्ड बाय बैंकिंग एंटिटीज एज वेल एज इंडिविजुअल्स। ट्रू, बैंक्स में इंडिविजुअल भी ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं। दे कैन बी पार्ट ऑफ बैंक एसएलआर। एसएलआर में अगर आपको याद हो तो हमने कहा था
कि भाई या तो तुम एसएलआर कैश में रख लो अपने पास, या गोल्ड में रख लो, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख लो। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल को ही बोलेंगे, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये भी रख सकते हैं। तो 2 and 3 आर करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ही पूछा है, यस सी इज द आंसर। क्लियर। आफ्टर दैट 81 बॉन्ड्स के बारे में सवाल आया। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स किसे कहते हैं? इफ ए बैंक मेक्स ह्यूज लॉसेस, 81 bonds liability may be written off but cannot be converted into shares। अब 81 bonds समझ लीजिए क्या होते हैं, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स में आपको याद होगा हमने कहा था सर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का 9% पैसा, अगर इंडिया की बात करें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 9%, जिसमें से 4.5% 4.5% अलग अलग रखना होगा। 4.5% डिस्क्लोज होगा, आरबीआई को बताना होगा कि पैसा कहाँ रखा है, और 4.5% अनडिस्क्लोज होगा, आरबीआई को नहीं बताना कि पैसा कहाँ रखा है। जो डिस्क्लोज है इसको बोलते हैं कोर कैपिटल, ठीक है, और जो अनडिस्क्लोज है इसको बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अब एडिशनल कैपिटल में से भी आरबीआई बोलेगा कि भाई तुम ये पैसा अगर इक्विटी में लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर इक्विटी में लगाकर तुम ये पैसे साइड पे रखना चाहो तो रख सकते हो। तो जब हम इसको इक्विटी में लगा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, 81 एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। तो एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, अगर बैंक्स को लॉस होता है तो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स या कैपिटल जो लाइबिलिटी है मे बी राइट ऑफ एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ एनपीएस के टाइम पर, लॉस के टाइम पर यूज करोगे, डिपॉजिटर्स को पैसा देने के लिए। बॉन्ड्स को कन्वर्ट करवाना, उसको शेयर्स में बनवाना, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं आएगा। तो जहां जहां वन आ रहा है वो काट देंगे, वन यहां आ गया जहां। दे डू नॉट हैव मेच्योरिटी पीरियड, इनका कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होगा। ट्रू, जब तक एनपीए नहीं होते भाई तुम इस पैसे को संभाल के रखोगे, जब एनपीए होंगे तब इस पैसे को निकालना, तो इनका कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं है। दिस इज ट्रू। बैंक्स इशूइंग 81 bonds have no obligation to pay back principal amount to the investors। अब अगर मान लीजिए बैंक्स इस पैसे को आगे बॉन्ड्स के रूप में पेश कर देते हैं, जनता को बेच देते हैं, 81 बॉन्ड्स के नाम से बॉन्ड बना देते हैं, तो बैंक लायबल नहीं है प्रिंसिपल अमाउंट या इन्वेस्टर्स को पे करने के लिए, वो ब्याज देते रहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट पे करने के लिए लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है? क्योंकि इनका कोई मेच्योरिटी पीरियड ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, फोर्थ कट कर देते हैं जी। दे कैन नॉट बी ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट्स, बैंक ने जिसको बेचा वो आगे मार्केट में कहीं नहीं बेच सकते, ये गलत। बैंक इन बॉन्ड्स को बेच रहे हैं, वो आगे कहीं भी बेच सकते हैं, चलेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दो ही स्टेटमेंट है करेक्ट पूछा है, यस। तो 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर इज सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीआई के बारे में पूछा गया। इट में एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज एंड आल्सो मैनेज द गवर्नमेंट पब्लिक डेट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये आरबीआई का फंक्शन है और इवन जनरल फंक्शन है। आरबीआई हैज द कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट। ये भी सही है, आरबीआई का कंट्रोल है, वो सारे नोट प्रिंट करेगा सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑथराइज टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज टू कीप द फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल। नहीं, ये आरबीआई का फंक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नहीं है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर इज बी। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में सवाल आया। इंडिविजुअल्स कैन नॉट बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। गलत, इंडिविजुअल्स बाय कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कैन नॉट बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते। ओके, इसके बारे में देखते हैं अभी। गवर्नमेंट इशू ओनली डेट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिर्फ डेट सिक्योरिटीज बेचते हैं, ये भी ट्रू। गवर्नमेंट सिर्फ ट्रेजरी बिल या बॉन्ड बेचते हैं, कर्जा लेते हैं, ये सही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ऑक्शन थ्रू ऑक्शंस कंडक्टेड बाय आरबीआई। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं खरीद सकते। नहीं, ये गलत है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो नॉन शेड्यूल्ड हैं। वो शेड्यूल्ड नहीं है, आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है, बट वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते, ये गलत है। ठीक है, तो 2 ही स्टेटमेंट हमारे पास सही है, 2 आंसर आ जाएगा हमारा, सॉरी बी आंसर आ जाएगा। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आफ्टर दैट विद रेफरेंस टू कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट का सवाल आया। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस के लिए, एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देगा शॉर्ट टर्म के लिए, बिल्कुल सही है। कॉल मनी में आप 1 दिन का लोन देते हो ओवरनाइट पर्पस के लिए।
इट इज नॉन इंटरेस्ट अर्निंग फाइनेंशियल लोन्स, गलत। इट इज यूज्ड बाय ब्रोकरेज फर्म्स फॉर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स, ये भी गलत। सिर्फ बैंक्स इशू करते हैं इसको, तो एक स्टेटमेंट सही है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इज सी। ठीक है, देन प्राइमरी फंक्शंस पूछे हैं मनी के। मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन है, यस। यूनिट ऑफ अकाउंट, ये वैल्यू मेजर करने में हेल्प करेगा, तो ये भी फंक्शन है। स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को संभाल के भी रख सकते हो, मनी को संभाल के भी रख सकते हो, ये भी ट्रू। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये फ्यूचर पेमेंट के रूप में काम आएगा, ये भी सही। तो चारों ही फंक्शंस हैं, ऑल आर करेक्ट। सो द आंसर इज 1 2 3 4, ए इज द आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मनी के बारे में सवाल आया। रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव मनी होता है अगर आपकी करेंसी है मेटेलिक, मनी है मेटेलिक, ठीक है, और अगर आपको पता है कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है एक्सट्रिंसिक वैल्यू से, मतलब अगर मान लीजिए गोल्ड का सिक्का है, गोल्ड के सिक्के का जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादा महंगा है और जो उसकी फेस वैल्यू है सिक्के की वो कम है, तो जितने का गोल्ड इस्तेमाल हुआ आप उतने की ही उसकी फेस वैल्यू रख दो, उसे हम बोलते हैं इन रिप्रेजेंटेटिव मनी। ठीक है, कि अगर मान लीजिए हमने 1,000 रुपए का गोल्ड, 1,000 रुपए का गोल्ड एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके एक सिक्का बना दिया, ठीक है, तो उस पर वैल्यू भी 1,000 लिख दी, इससे बोला जाएगा रिप्रेजेंटेटिव मनी। ठीक है, तो मनी बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सही है, यही आंसर है इसका। तो फिजिकल कमोडिटी से वो बना है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है उतनी फेस वैल्यू रख दी, यही आंसर है। डिजिटल करेंसी, नो। मनी डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर बाय गवर्नमेंट विदाउट एनी बैकिंग ऑफ फिजिकल एसेट, नहीं, वो फिजिकल एसेट तो उसकी बैक्ड है, वो गोल्ड से ही तो बना है। करेंसी यूज्ड इन फॉरेन एक्सचेंज, नो, ए इज द आंसर। ठीक है, देन आरबीआई इज द सोल इश्यूअर ऑफ करेंसी नोट्स इन द इंडिया, गलत। आरबीआई अकेला इश्यूअर नहीं है, हमें अभी पढ़ा 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट भी बनाती है। द इंडियन करेंसी सिस्टम फॉलोड ए मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट regime वेयर द एक्सचेंज रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट फोर्सेस, ये सही है। हम मैनेज्ड फ्लोटिंग में जाते हैं ताकि करेंसी एक्सचेंज रेट डिसाइड कर सके, वो मैंने आपको बताया हुआ क्लास में कि कैसे हम आरबीआई डॉलर का सेल या परचेज करेगा, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। इंडियन रुपीज फुली कन्वर्टेबल करेंसी, गलत। इंडियन रुपी पार्शली कन्वर्टेबल है, फुली कन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर इसका मतलब आंसर इज ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, मनी मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी टू मॉनेटरी बेस। मनी मल्टीप्लायर इज मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस, ये बिल्कुल सही है। M3 दैट इज मनी सप्लाई, जो कि ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज होता है, ठीक है ना, याद आ गया अभी वो स्टेटमेंट, तो M3/M1 या M3/M0, ठीक है, बट क्योंकि मॉनेटरी बेस की बात हुई है तो M0 वाला फॉर्मूला चलेगा, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, मॉनेटरी बेस इज द सम ऑफ करेंसीज इन सर्कुलेशन एंड बैंक रिजर्व्स हेल्ड एट द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो मॉनेटरी बेस M0 को क्या फॉर्मूला था, C प्लस बैंकर्स डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स, तो ये भी हमारा सही है। अदर डिपॉजिट नहीं ली कोई बात नहीं, बट ठीक है, दोनों का पार्ट है, मॉनेटरी बेस का ही पार्ट है दोनों, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर इज ए। ठीक है, ओके। देन डिजिटल मनी रेफर्स टू एक्सक्लूसिवली टू क्रिप्टो करेंसी विच आर डिसेंट्रलाइज्ड एंड ऑपरेट ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। डिजिटल मनी क्या सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को बोला जाता है? नहीं, डिजिटल मनी में तो सीबीडीसी भी आ जाएगा, वो सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी भी आएगा, ठीक है ना, तो सिर्फ क्रिप्टो नहीं आएंगे। मोबाइल वॉलेट्स फैसिलिटेट कैशलेस ट्रांजैक्शन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सही है, ट्रू। डिजिटल मनी ट्रांजैक्शंस आर इम्यून टू सिक्योरिटी रिस्क एंड फ्रॉड, सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, फ्रॉड नहीं होगा, गलत। डिजिटल मनी में ही तो बल्कि ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। एंड CBDC involves the issuance of digital currency by central bank which operates as legal tender, ये भी सही है। दो स्टेटमेंट सही है, दो गलत हैं, करेक्ट पूछा है, दो स्टेटमेंट सही है, ओनली बी ओनली 2 इज द आंसर। क्लियर? देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में सवाल आया और करेक्ट पूछा है।
ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्वॉल्व द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक। ट्रू, यही तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। करेंसी प्रिंटिंग इज डन फॉर डायरेक्ट इशुएंस ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। नहीं, करंट सेंट्रल बैंक, यहां पर नाम आ गया कि सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी प्रिंटिंग करता है, कौन, नोट्स और कॉइन्स का, दोनों का। नहीं, गलत है। करेंसी प्रिंटिंग में सेंट्रल बैंक सिर्फ नोट्स का ही प्रिंटिंग करता है, और वो भी 1 रुपए का नोट छोड़ के। कॉइन्स तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सो द आंसर इज वन ओनली, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर इज ए। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ बैंक्स के लिए सवाल आया। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विद द आरबीआई। उनको सीआरआर का पैसा अलग रखना है आरबीआई के पास, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, ये ट्रू है। कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज। नहीं, ये फॉल्स है। कोऑपरेटिव बैंक्स तो हमने पढ़ा था, या तो ये आरबीआई की रेगुलेशन में है, या फिर ये रूरल एरियाज में है तो नाबार्ड की रेगुलेशन में है, या सिंपली ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर संभाले जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट का नाम कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत आ जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन अगेन करेक्ट है। सो द आंसर इज ए, अगेन वन ओनली। ठीक है, देन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के ऊपर सवाल आया। ये एक्ट एम्पावर करता है आरबीआई को कि वो इश्यू कर सकता है लाइसेंस नए बैंक्स बनाने का और बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करेगा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यही तो हमने पढ़ा था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से पावर मिली आरबीआई को सारे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने की और नए बैंक्स को लाइसेंस देने की। इट अलाउज आरबीआई टू कंट्रोल द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स ऑन सेविंग अकाउंट। ये सही है, ठीक है ना। सेविंग्स बैंक वाले बैंक वाले सेविंग्स अकाउंट पर कितना ब्याज दे रहे हैं, चाहे एफडी हो, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, आरडी हो, एफडी हो, किसी पर भी कितना, मतलब डिपॉजिट इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो वो आरबीआई मैनेज कर सकता है। अगर मान लीजिए मेरे पास 50 बैंक अवेलेबल है, उनमें से एक बैंक जो है वो ज्यादा ब्याज देना शुरू कर दे एफडी पर बाकियों के मुकाबले, तो सारे कस्टमर उधर चले जाएंगे एफडी करवाने के लिए। तो एक फेयर कंपटीशन भी तो बना के रखना है, तो आरबीआई ही सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करता है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इंडिया पावर्स आरबीआई टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स की भी बुक्स चेक कर सकता है आरबीआई, ये भी सही। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा है। सो यस, ऑल थ्री ये रहा, ए इज द आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में क्वेश्चन आया कि आईबीसी एनेक्टेड टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज। ये सही है। आईबीसी में हमने कहा कि जो जितने भी बाकी पुराने लॉज थे, जैसे कि सरफाइजी था, उन सबको कंसोलिडेट कर दिया गया और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के नए लॉज और कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, मतलब कंपनीज के लिए, वो आ गए, तो सही है। अंडर आईबीसी अ फाइनेंशियल क्रेडिटर such as bank or a financial institution has the authority to initiate insolvency proceedings against a corporate debtor when a default occurs. फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होगा, लेंडर के लिए ये वर्ड यूज हो रहा है जिसने लोन दिया है। तो वो अगर आईबीसी में बैंक को लगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लगे कि हमारा लोन नहीं रिकवर हो रहा, तो हम आईबीसी वालों के पास जाएं और उनको बोलेंगे भाई इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू करो, तो ये कंपनी को पावर, बैंक को पावर मिल गई है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आईबीसी को आईबीबीआई संभालता है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो रिस्पॉन्सिबल है ओवरसीइंग द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज इन इंडिया। ठीक है, आईबीसी एक्ट के अंडर ही आईबीबीआई बनाया गया है, तो ये इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही बनाता है। ठीक है, आईबीबीआई को ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी बन जाएगी, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है और ये रेगुलेटरी बॉडी भी है। ये दोनों ही बॉडीज का रोल प्ले करेगी, रेगुलेट भी करती है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, और स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, क्योंकि आईबीसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्ट 2016 के अंडर ये बनाई गई है आईबीबीआई। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, करेक्ट ही क्वेश्चन में पूछा है, आंसर इज सी, ऑल थ्री। क्लियर। तो ये था इस वीक के जो हमारा जीएस टेस्ट का ओवरऑल क्वेश्चन था, 35 क्वेश्चन, उनका डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीक और इकोनॉमी के क्वेश्चंस के साथ, देन अगेन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।